हाँ, देखिए बच्चों, आज कक्षा 12 में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन एवं अंतरोपण, मतलब द्वितीय कंडे या जायगोट का अंतरोपण और निषेचन, आज ये इसका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शुक्राणु के सबसे अग्र सिरे पर एक त्रिकोणाकार टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम ये एक केंद्रक, यहाँ गाल्जीवाड़ी से बना कॉलर और टेल, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जीवाड़ी से, तो इस तरह से शुक्राणु की संरचना होती। इस एक्रोसोम का निषेचन के समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जब अंडोत्सर्ग, जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि अंडोत्सर्ग में स्त्री के किसी भी अंडाशय की परिपक्व ग्रेफेरियन फॉलिकल्स, जैसा अभी कल भी बताया था ग्रेफेरियन फॉलिकल्स के विषय में, और इसके पहले अंडजनन में भी मैंने ये सब आपको बताया। तो ग्रेफेरियन फॉलिकल्स या ग्रेफेरियन पुटिका के फट जाने से द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी oocyte मुक्त हो कर गर्भाशयी नाल में पहुंच जाती है। गर्भाशयी नाल, देखिए जो निषेचन की क्रिया होती है, ओविडक्ट, जो देखिए इस तरह से तो यहाँ फैब्रिकेटेड फनल और यहाँ पेरिटोनियम से लगी हुई ये अंडाशय, तो ये कहलाती है ओविडक्ट फनल और ओविडक्ट कहलाती है। तो इस तरह से इस ओविडक्ट में निषेचन की क्रिया, अंडक जैसे ही यहाँ पर इसमें फैब्रिकेटेड फनल से यहाँ आ जाते हैं, तो उस समय यहीं पर ओविडक्ट में ही निषेचन की क्रिया होती। अब उस समय निषेचन के समय जैसा अभी परिपक्व जो ग्रेफेरियन फॉलिकल्स है वो फट जाती है और द्वितीयक अंडक उसके बाहर गर्भाशयी नाल में पहुंच जाता है। इस प्रकार द्वितीयक अंडक कोशिका में प्रथम ध्रुवीय कोशिका, देखिए प्रथम ध्रुवीय कोशिका इसके चारों ओर लिपटी रहती है, और ये प्रथम ध्रुवीय कोशिका जिसको फर्स्ट पोलर बॉडीज इसके चिपकी रहती है, और इसके चारों ओर कोरोना रेडिएटा, ये जो छोटी छोटी कोशिकाओं का स्तर है, ये कहलाता है कोरोना रेडिएटा। इसमें जो पहली पोलर बॉडीज होती हैं, फर्स्ट पोलर बॉडीज या फॉलिकल्स कोशिकाएं हैं, इस अंडक के चारों लगी रहती हैं और ये एक अभेद स्तर बनाती हैं जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब और इसके नीचे ये काला वाला जो स्तर आपको दिख रहा है, ये कहलाता है जोना पेलेसुडा स्तर। ये भी अभेद होता है। अब इन दोनों के ये जो जोना पेलेसुडा और कोरोना रेडिएटा,
ये दोनों स्तर कोरोना रेडिएटा को कहते हैं पारभाषी स्तर हिंदी में, और जोना पैलिसिडा को कहते हैं किरीटीय प्रसारण किरीटीय स्तर। तो ये दोनों अभेद स्तर होते हैं और अंडक के का निषेचन अंडवाहिनी के इस भाग में तुम्बिका या अंडवाहिनी के ओविडक्ट फनल के पास होता है। अब जैसे ही प्रारंभिक भाग में ये फट परिपक्व हो गए, फेजन फॉल्किन फट करके इसका ये अंडक यहां पहुंच जाता है। अब उसी समय जब कपुलेशन के बाद मानव के शुक्राणु यहां से होते हुए ये इस तरह से काफी मात्रा में शुक्राणु आकर के इसके चारों ओर, देखिए एक शुक्राणु ये है, एक ये है, एक ये है, एक इधर से है, ये चार, ये पांच, मतलब बहुत संख्या में शुक्राणु आकर के इसके जोना पैलिसुडा स्तर में चिपक जाते हैं। इस सीधे आकर के इस जोना पैलिसुडा स्तर में सभी शुक्राणु आकर के चिपक जाते हैं। देखिए अब एक बात गौर करने की है कि निषेचन के समय केवल एक ही शुक्राणु द्वितीयक जो प्राइमरी oocyte है इसमें प्रवेश करने के बाद एक ही शुक्राणु का केंद्रक वाला भाग केवल उसमें निषेचन कर सकता है, बाकी नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आप पूछ सकते हैं कि इतने शुक्राणु क्यों, बहुत सारे शुक्राणु उसके ऊपर क्यों चिपक। उसके लिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये अभेद स्तर है। अब इस अभेद स्तर को भेदने के लिए शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। ये त्रिकोणाकार का उसके हेड के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है, तो इसमें कई परिवर्तन हो जाते हैं और ये परिवर्तन में एक्रोसोम से एक पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं एक्रोशीन। अब इस परिवर्तन के लिए गर्भाशय की दीवार में जैसे ही यहाँ से ये पहुँचते हैं सभी, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसके लिए इसमें कुछ परिवर्तन है जिन्हें इसको सामर्थ्य धारिता या क्षमताएं या कैपेसिटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परिवर्तन लगभग 7 घंटे लग जाते हैं और इसमें शुक्राणु के एक्रोसोम से एक ग्लाइकोप्रोटीन स्तर हट जाता है और कोशिका कला की कुछ प्रोटीन भी हट जाती है। इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन का कवच है वो हट जाता है और कुछ प्रोटीन कोशिका कला की हट जाती है। और क्या होता है कि यही एक्रोसीन नामक पदार्थ एक एंजाइम छोड़ता है, वो कहलाता है एक्रोसीन। और एक्रोसीन में क्षमता होती कि इन अभेद दोनों जोना पैलिसुडा और कोरोना रेडिएटा स्तर, कोरोना रेडिएटा और ये जो काला मोटा स्तर आपको दिख रहा है ये जोना पैलिसुडा स्तर। तो इन दोनों स्तरों को भेदने का ये एंजाइम कार्य करता है। तो ये एंजाइम एक शुक्राणु का पर्याप्त नहीं होता, इसलिए बहुत सारे शुक्राणु इसके चारों ओर से चिपक जाते हैं। और जैसे जब ये सारे एक्रोसीन मुक्त करते हैं तो क्या होता है, शुक्राणु अंडक कोशिका की कोशिका कला तक पहुंच जाए। अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई शुक्राणु, जैसे यहाँ अब हम बना रहे हैं, ये शुक्राणु
ये अंडक कोशिका के अंडक कला में पहुंच गया। अब एक प्रोटीन पदार्थ इसका अब उस समय क्या होता है, अब जैसे इसमें प्रवेश कोशिका कला इसकी यहाँ पर है, जोना पेलुसिडा और ये कोरोना रेडिएटा दोनों पार करने के बाद जैसे ही यहाँ आ जाता है इस शुक्राणु तो पहुंच जाता है, तो शुक्राणु जैसे ही कला के संपर्क में आ जाता है उस समय अंडक कोशिका में कुछ एंजाइम मुक्त हो जाते हैं और जो बाहरी जोना कोरोना रेडिएटा स्तर और भीतर का जोना पेलुसिडा स्तर सभी अन्य जब ये शुक्राणु इसमें आकर के मिल जाता है तो इनके लिए अन्य जो शुक्राणु इनके आसपास चिपके हुए हैं उनके लिए एक ऐसा पदार्थ एक एंजाइम साबित होता है जो इन सब के लिए वो अभेद हो जाता है। ये तो इसके लिए तो पथ बन गया, उसको कहते हैं स्पर्म पथ, स्पर्म या शुक्राणु पथ कहते हैं। तो इस तरह से बन जाता है, लेकिन शेष शुक्राणुओं के लिए वो अभेद हो जाता है। इस प्रकार ये अंडक कोशिका से जो एंजाइम स्रावित होता है उस तरह से ये अन्य शुक्राणुओं के लिए अभेद हो जाता है। अब क्या होता है कि शुक्राणु के अंडक कोशिका में घुसते ही जैसे ही ये अंडक कोशिका में प्रवेश करता है, जैसे ही ये प्रवेश करता है तो इसमें तेजी से जो द्वितीयक पोलर बॉडीज लिखा है ना, फर्स्ट पोलर बॉडीज, ये क्या होता है, इसमें तुरंत विदलन प्रारंभ, इसमें तुरंत ही परिवर्तन शुरू हो जाता है और ये विभक्त होकर के सेकेंडरी पोलर बॉडीज अगुणित कोशिका में बढ़ जाती है। और इसकी ये प्राइमरी oocyte जो कोशिका है इसमें विभाजन से ये सेकेंडरी oocyte कोशिका में बदल जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तेजी से विभाजित होकर के सेकेंडरी oocyte कोशिका बना लेती है। अब इस प्रकार इसे कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियर या मादा पूर्व केंद्रक कोशिका इसको कहते हैं। और ये पूर्व केंद्रक कोशिका के दोनों पूर्व केंद्रक कोशिका के समेकन से अब जैसे ही यहाँ आ जाता है ये स्पर्म, इसका केंद्रक वाला भाग ही आता है और आने के पश्चात ये जैसे मान लीजिए ये इसका ये केंद्रक वाला भाग केवल यहाँ आ गया तो इसके साथ समेकित होकर इस द्वितीय कोशिका के साथ समेकित होकर के ये क्या बना लेता है, जाइगोट या युग्मनजी द्विसूत्री जाइगोट का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे ही जाइगोट बन जाता है तो उस तरह से निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसके गुणसूत्र देखिए, पुरुष में हमने बताया कि पुरुष में जो है आप लोगों ने पढ़ा है, पुरुष में X और Y गुणसूत्र और स्त्री में X और X गुणसूत्र 22+1 22+1 मतलब ये गुणसूत्र होते हैं। अब ये X और Y गुणसूत्र इसमें क्या है कि स्त्रियों में 100% X गुणसूत्र है, X और X दोनों 50-50%, और इसमें 50% X है और 50% Y गुणसूत्र। तो इस तरह से XY और XX गुणसूत्र परस्पर मिल करके एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब अंडाशयों के मुक्त होने में द्वितीयक कोशिकाएं में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। निषेचन के समय भ्रूण के लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से हो जाता है। अब होता कैसे है, इन्हीं के X और Y, X और X इनके
समेकन के द्वारा। अंडाणुओं में जैसा कि हमने बताया कि स्त्रियों में अंडाणु बनते हैं तो अंडाणुओं में XX तथा शुक्राणु में XY गुणसूत्र होते हैं और ये गुणसूत्र दोनों परस्पर मिलकर के नर और मादा युग्मकों का निर्धारण युग्मनज में ही करते हैं। XX वाले युग्मनज जो होते हैं, जो XX युग्मनज बनते हैं, मान लीजिए जैसे ये X और X, ये X और Y, इनसे X और X युग्मनज बना, इससे X और Y युग्मनज बना है। तो इससे क्या होगा, पुत्री और इससे पुत्र या लड़के का निर्धारण इसी के द्वारा हो जाता है। अब इस प्रकार युग्मनज से ही लड़की और लड़के का विकास होता है और अब इसके बाद यहाँ यहीं पर ही विदलन प्रारंभ हो जाता है। विदलन प्रारंभ हो, विदलन मीन्स इसका भ्रूणीय विकास है। भ्रूणीय विकास इसी में, अब भ्रूणीय विकास हो जाता है तो ये कोशिका तेजी से विभाजित होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाती है। अब इसका मनुष्य का भ्रूणीय विकास इसमें अगले चैप्टर मतलब कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा और उसको समझाऊंगा। दैट्स ऑल। इसका आपको चित्र बनाना है और इसको तैयार भी करना है।